हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यस, मैंने क्या सोचा ना कि एडवांस वाले जो टॉपिक्स है, एडवांस वाले जो क्वेश्चंस है, वो हम सॉल्यूशन जब आधा कंप्लीट हो जाएगा ना तब करेंगे। क्योंकि क्या होगा, उस समय तक आपके पास सॉल्यूशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ चुके होंगे और आपको रीडिंग करने का और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एक अच्छा टाइम मिल जाएगा बीच में, एक दिन का। और उस दिन में हम क्या कर लेंगे, सॉलिड स्टेट के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एडवांस लेवल के। जिससे क्या होगा, आपका सॉलिड स्टेट भी एक पार्ट में रिवीजन हो जाएगा और आपको सॉल्यूशन भी पूरे एक बार वापस रिकैप करने का टाइम मिल जाएगा। ओके, सो टुडे लेट्स बिगिन सॉल्यूशन चैप्टर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। पता है एनसीईआरटी की सबसे अच्छा बात क्या होता है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग के नीचे देखिए ये लाइंस लिखे हुए होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये लाइंस, पता नहीं क्यों। जैसे यहाँ लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी ऑकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। सही बात है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर कि जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस समय सर ने हमें एक ही चीज़ बताया। बोले भाई देखो, सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, उसका डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, कहीं नहीं आने वाला, तो उसमें टाइम पास बातें हैं तो उस सब ना करें। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधी सॉल्यूशन क्या होता है वो जानते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे सर ने बताया था कि सॉल्यूशन भाई कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन शरबत होता है। जो रूह अफ़ज़ा हम पीते हैं, जो लस्सी हम पीते हैं, ऑफ कोर्स जो दूध पीते हैं वो नहीं, जो वो इमल्शन होता है मिल्क। ओके, उसके बारे में हम आगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, हमारा जो शरबत हो गया, खसखस शरबत हो गया, और नींबू पानी हो गया, लेमनेड हो गया, तो वो सब किस में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है, आप जानते ही होंगे कि जिसमें सॉल्यूट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवरऑल सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और हेट्रोजीनियस हो गया जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता सॉल्यूट, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल हो गया सैंड इन वाटर। तो आइए देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 में, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिए गए और उनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो आप इसे रीड कर ले, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब टाइम पास बात है, इन्हें जानना हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानना। इन सब कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं जानने वाला, ठीक है। ये सब आप आराम से रीड करते रहिएगा। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉरी। तो इसमें क्या अलग अलग टर्म्स है, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी हो गया, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपने स्टोइचियोमेट्री क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर भी हम उसके ऊपर आज का पूरा लेक्चर देंगे और उसी के बारे में बात करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है हमारा आज के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मास परसेंट है, मास परसेंट बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंट है, पार्ट्स पर मिलियन है। इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ आपने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी ऐड करना है प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी ऐड करना है, कहाँ, डिनोमिनेटर में। वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। इसे हम डिनोट करते हैं साई ए से, काई सॉरी, ये जो टेढ़ा करके एक्स लिखते हैं ना, देखिए ये जो टेढ़ा करके एक्स हम लिख रहे हैं ना, टेढ़ा करके, इसे हम काई बोलते हैं, KII, काई, ठीक है। जो जम जाता है दीवारों पे वो वाली काई नहीं, ये दूसरी काई है, ठीक है। तो इसे हम काई बोलते हैं। आते हम अगले मोलैरिटी की तरफ, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऑफ कोर्स आपने पढ़ाई है। ये हो गया हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस डील हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दो और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए और इसे आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास जो टर्म्स, जो क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट मोल्स अवेलेबल नहीं होते। हमारे कभी कभी दे देता है कि मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट इज दिस इन अ सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलैरिटी। तो हमें क्या करना है, इन फॉर्मूले को यूज़ करना है। जैसे कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा सॉल्यूट का मोलर मास है, मास नहीं मोलर मास है। जैसे हमें दे दिया
कि 10% सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम है, ठीक है, उसका मोलैरिटी निकालना है और मोलर मास 40 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 10 पुट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 10 × 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40, ये हो गया हमारा मोलैरिटी। कितना हो गया, 10/4 हो गया, ये हो गया 2.5, ठीक है। तो ये इसी तरह करके हमें निकालना है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हमारे पास मास अपॉन मास परसेंटेज में दिया हुआ है तो क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ होगा, ये कंपलसरी है, आप हमेशा देखिएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, मास अपॉन मास परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगेन। तो अगला आता है हमारे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। ये बात ध्यान रखने का है, आपने ध्यान रखा भी होगा ऑफकोर्स कि मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ यूज़ होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं। बाकी हर जगह मास ऑफ सॉल्यूशन ही यूज़ करेंगे, बट मोलैलिटी अकेला ऐसा चीज़ है जो हम सॉल्वेंट का ही सिर्फ यूज़ करते हैं, वो भी इन केजी, ठीक है। ये हो गया जनरल सा फॉर्मूला। ये हो गया अलग फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता, लेकिन फिर भी एक है अच्छा फार्मूला, जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया मोलैलिटी का, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। ये कुछ खास नहीं है, याद करें चाहे ना करें इसको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सही है मतलब, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है नॉर्मेलिटी का। देखिए ये नॉट इन सिलेबस है, मतलब बोर्ड्स में तो ये सिलेबस में ऑफकोर्स नहीं होता है, और जेई वाले और नीट वाले भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली नॉर्मेलिटी अब नहीं पूछा जाता। नॉर्मेलिटी का कुछ खास वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं रह गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसे हम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें काम आता है, क्योंकि ये एन फैक्टर वहाँ पे काम आता है। अब भाई ये एन फैक्टर क्या होता है, जिसे नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ। जैसे कोई भी होता है, जैसे कंपाउंड हो गया, जैसे AX+ हो गया, BY- हो गया, तो इनका जो ये x और y है ना, यही हो गया इनका एन फैक्टर। जैसे A का एन फैक्टर हो गया x, B का एन फैक्टर हो गया y, इसी तरह करके एन फैक्टर के ऊपर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर जो नेक्स्ट नहीं, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम और अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस पर फोकस नहीं करते हैं। नॉर्मेलिटी कुछ खास नहीं है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कुछ नहीं होता है भाई, बहुत सिंपल सा चीज़ होता है। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, सिंपल सा। इसी तरह मास परसेंट अपॉन वॉल्यूम है, ये कहीं यूज़ आता नहीं है जनरली, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, लीटर नहीं इन ml है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट क्या हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। अब एक अलग चीज़ है जो आपने शायद ना पढ़ा हो, शायद, लेकिन और ये उन जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है ना बहुत मिनिमम होता है, मतलब ना के बराबर, मतलब बहुत कम उसमें सॉल्यूट होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। ये तो हो गए सारे जनरल सिंपल फॉर्मूले। अब हम बताते हैं कुछ अलग चीज़ें। जैसे एक फॉर्मूला ये हो गया, m1v1 = m2v2। m क्या है, मोलैरिटी, v क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। जब हम कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं 2 मोलैरिटी का और उसका 500 ml है, और अगर हम उसे डाइल्यूट कर देते हैं 700 ml तक, तो उसका जो अलग फिर जो 700 वाला का मोलैरिटी क्या हो जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस पे इसे डायरेक्ट यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तो हो गई सारी जनरल बेसिक बातें जो जनरली सबको पता रहता है, ऑफ कोर्स पता होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में हम स्पेशली ये पढ़ने नहीं आए। जो पढ़ने वाले वो तो अगले लेक्चर से चालू होगा, ठीक है, लेकिन ये भी सिलेबस का पार्ट है, तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए। और एक बार स्टोइचियोमेट्री का रिविजन भी हो गया, ठीक है। तो कोई भी थ्योरी काम का नहीं होता है अगर हम उस पर क्वेश्चंस ना करें, वो थ्योरी वेस्ट है अगर उसका एप्लीकेशन ना हो, उसका हम एप्लीकेशन यूज़ ना करें या फिर उस पर क्वेश्चंस ना करें। तो चलिए एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% दिस, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखिए, जब भी हमारे पास क्वेश्चंस में परसेंटेज के टर्म्स में कुछ दिया हुआ रहता है, परसेंटेज के टर्म्स में है, लेकिन हमारे पास अमाउंट यानी कि मास या फिर वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा एज्यूम कर लेंगे। कितना एज्यूम कर लेंगे, मास ऑफ क्या एज्यूम कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आसान रखने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम भी आप कर सकते हैं, 1000 ग्राम भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप 100 ग्राम ले रहे हैं, अगर कोई बोले कि नहीं मैं 70 ग्राम एज्यूम करूँ तो वो भी सही है भाई, तो 70 ग्राम भी एज्यूम कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल के लिए हम 1 और 0 की टर्म्स में रखते हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है। अब हमें क्या बोला है कि 20% बाई मास इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल 20% है, इसका मतलब 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा, 20 ग्राम होगा। और फिर जो मास ऑफ वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। 100 माइनस 20, भाई 100 अगर सॉल्यूशन का मास है और 20 अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का मास है तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 80। तो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। और हमें बोला क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन बोला है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए बेसिकली। तो हमारे पास मास है, उसके मोलर मास हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो उसके मोल्स आ जाएंगे। तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो गया। देखिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमने कितना एज्यूम किया है, 20 ग्राम अपॉन मोलर मास इतना हो गया, तो ये मोल्स हो गया। अब इसी तरह मोल्स ऑफ वाटर निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हम इस तरह इसी फार्मूला से, जनरल सिंपल फार्मूला, कुछ नहीं था क्वेश्चन में देखा। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको हमेशा 100 ग्राम 1000 ग्राम या इसी तरह के समथिंग एज्यूम करना पड़ता है। किसको, सॉल्यूशन को। बाय द वे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, CH2OH CH2OH। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मोलैरिटी निकालना है हमें सॉल्यूशन का 5 ग्राम NaOH का 450 ml सॉल्यूशन में। भाई 5 ग्राम गिवन मास है, NaOH से मोलर मास निकल जाएगा उसका, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया तो मोलैरिटी नहीं निकल जाएगा। यार आसान सा क्वेश्चन है, खुद ही कर लेना। हम उस टाइप की क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हमारा मेन मकसद आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि आपको जो भी हम टाइम दे वो यूज़फुल टाइम दे। ओके, और वैसे भी मोलैरिटी तो कोई भी 11 का बच्चा भी निकाल ही देगा, उसे डेटा दे दे तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी देखिए हमारे पास इसी तरह है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। नहीं निकल जाएगा यार, अब ये सब क्वेश्चन भी मैं कराऊँ, नहीं ना। ठीक है, तो कर लेना, क्योंकि कुछ नहीं है। देखो गिवन मास है हमारे पास, इसका मोलर मास निकल जाएगा, मोलर मास, तो गिवन मास अपन मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका मोल्स हो गया। अब हमारे 75 ग्राम बेंजीन है, तो इसे हमें किस में रखना है, केजी में रखना है। ये बात याद रखना, फिर से केजी में रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 75 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। रख दिया, आंसर आ गया। देखो ना करते मैंने बता ही दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इन टेक्स्ट के कुछ आसान क्वेश्चन हैं NCERT के। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर से सॉल्व कर लीजिए, और जो भी सॉल्यूशन ना बने मुझसे क्वेश्चन कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर देख ले, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में हमने सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर था उसके जो बुकलेट है उसमें 6 एक्सरसाइज है, वो 6 एक्सरसाइज हमने PDF के रूप में अपलोड कर दिया। वो भी फ्री है भाई, सब कुछ फ्री है, ज्वाइनिंग भी फ्री है टेलीग्राम ग्रुप का। आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज़रूर कीजिए। और उसमें बुकलेट्स, नोट्स, सबका DPPs और सॉल्यूशन प्लस 1-to-1 इंटरेक्शन एंड मेनी मोर का फ़ायदा उठाए। अब वैसे देखिए ये सब तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चंस, लेकिन इन सब से लेना देना नहीं है, इसमें हमने कुछ खास सीखा नहीं। तो चलिए कुछ सिखाता हूँ, जैसे कि आपने वो भी सीखा हुआ ही होगा यार, क्योंकि ये सब तो बच्चे वाली चीज़ है, क्या सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप सबको जानना चाहिए, जो नहीं जानते उन्हें भी मैं बता दूँ कि हमेशा हम जब भी मेजरमेंट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें हम मोलैरिटी का यूज़ नहीं करते कंसंट्रेशन टर्म निकालने के लिए। मोलैरिटी का यूज़ बहुत कम करते हैं प्रैक्टिकली। तो किसका यूज़ करते हैं हम, मोलैलिटी का यूज़ करते हैं। यस, मोलैलिटी का करते हैं, इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ मोलैरिटी। वाई, इसलिए क्योंकि मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन का टर्म है, मतलब उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है, उसमें क्या रहता है, लिक्विड में मिला हुआ रहता है सॉल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके कारण फिर मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू वेरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर
molarity may decrease or may increase. So we generally use molality as our concentration term in practical life rather than molarity. So that was for today's lecture. अगले लेक्चर में हम solubility क्या होता है और भी हेनरीज लॉ वगैरह बहुत कुछ जानेंगे. तो थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस and do subscribe our channel, share it, and the most important thing, join our telegram group bro. सबके फ़ायदे की 1.5 लाख का मटेरियल फ्री में बट रहा है, लूट लो.